नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सल्तनत के शासकों का काल माना जाता है 1206 से 1515 ईस्वी, 1206 से 1526 ईस्वी, 1306 से 1526 ईस्वी, 1506 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल कब माना जाता है? तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत से अब तक जितने प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं उसको कवर अप करेंगे। और यह जो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो नोट्स बने हुए हैं, यहाँ पर क्लास 7 एक्सरसाइज 3 से जो है उसके टोटल यहाँ पर पीडीएफ बने हुए हैं, उसके सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, आपको तो क्लास 7 का है, एक्सरसाइज 3 से बहुत सारे प्रश्न आपके अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल कब माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल जो होता है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके बाद जो होता है नए काल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन हुआ, ये भी पूछा जाता है, पूछा हुआ प्रश्न है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या कोई नहीं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला शासक यानी जिसने न्यू डाला दिल्ली सल्तनत का, वो था देखिए यहाँ पर गुलाम वंश, ठीक है। वो कौन है? गुलाम वंश था, जिसका यहाँ पर संस्थापक कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। चलिए, इसके दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का पास के वंश का पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतिम करके पूछते रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जीके तुम्हारा शायद लो है, आप याद रखिएगा, जीके तुम्हारा शायद लो है। इससे आपको दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद हो जाएगा। तो जी से देखिए हो जाएगा गुलाम वंश, जी से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन हुआ? गुलाम वंश। और के से देखिएगा यहाँ पर के से के एच ख होता है और इसको याद रख लीजिएगा खिलजी वंश। क्या याद रखिएगा? खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक कौन हुआ? कौन वंश हुआ? खिलजी वंश हुआ। और तुम्हारा में देखिए तू से होता है तुगलक वंश। क्या होता है? तुगलक वंश। तो तीसरा जो वंश हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का, वो हो जाएगा तुगलक वंश। और शायद का होता है देखिए सैयद, शायद से याद रखेगा सैयद वंश। तो चौथा इसका सैयद वंश हो गया। और लो से देखिए होता है लोधी वंश। यानी इस तरह से दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश ने शासन किया? तो 5 वंशों ने शासन किया और लोधी वंश जो था वो अंतिम वंश था। इसके बाद जो होता है नया यहाँ पर साम्राज्य कायम हो जाता है, ठीक है। और वो यहाँ पर मुगल काल का प्रारंभ माना जाता है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अगर पूछा पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। दूसरा कौन था? खिलजी वंश। तीसरा कौन था? तुगलक वंश। चौथा कौन था? सैयद वंश। और पांचवा कौन था? लोधी वंश। याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आपको ढेरों सारे ट्रिक के साथ साथ यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का
पहला शासक कौन था? ठीक है, तो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो यहाँ पर हो गया आपका गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो यहाँ पर नींव डाला था वो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का बागडोर संभाला? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था? एक गुलाम था। क्या था? एक गुलाम था। और वह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर जो है विजित प्रदेश को छोड़ करके जाने के बाद, जिसकी मृत्यु होने के बाद, यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने अपना सारा जो है साम्राज्य किसको दे दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित कर दिया। और उसने ही यहाँ पर जो है नींव डाल दिया यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद हुआ था। ममलूक वंश गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। तो यही ममलूक वंश को ही गुलाम वंश भी कहा जाता है। उसका संस्थापक किसको माना जाता है? तो आप तो अभी देख लिए कि मोहम्मद गोरी गौर के शासक के साथ रहता था, उसका गुलाम था। उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का नींव डाल दिया। तो इसलिए यहाँ पर गुलाम वंश का स्थापना किया, और गुलाम वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? देखिए, कुतुब मीनार जो बना है उसका निर्माण कार्य किसी और ने प्रारंभ किया और बनवाया किसी और ने है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? ये भी प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए, आपका जो है ये JCRT या NCERT कॉलेज सभी स्टेट में ये पढ़ना है, वहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण कार्य का प्रारंभ किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई? बहुत ही MPVI प्रश्न है ये, अब तक के परीक्षा में आपका 3 से 4 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या कोई नहीं। तो यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गुलाम था और गुलाम वंश का स्थापना किया था। इसलिए लेकिन यह क्या था, जिस समय चौगान या पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिरने के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो चौगान या पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो ये गुलाम वंश के शासक थे, और वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी मृत्यु बहुत जल्द हो गई। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, 1206 ईस्वी में आया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के जो गुलाम था स्थापना किया था यहाँ पर गुलाम वंश का। और 1210 ईस्वी में ही चौगान या पोलो खोलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में ही। उसके बाद जो होता है आपको नया यहाँ पर शासक बन जाता है, नया वंश का उदय हो जाता है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं। लाख बख्श ये बहुत MPVI प्रश्न, और ये आपके झारखंड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लाख बख्श के नाम से जो है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि वह बहुत ही दानदाता था और दान करते रहता था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ है लाखों का दान देने वाला, और वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 40 दासों का संगठन, 40 दासों का संगठन तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया? ठीक है, तो इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो यहाँ पर इल्तुतमिश जो है 40 दासों के गठन का प्रारंभ किया। 40 दासों का समूह का मतलब 40 दल कहा जाता है। ठीक है, चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत में किस शासक के समय आया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो चंगेज खान जो था वो 1221 ईस्वी में। तो अब याद रखना होगा 1221 ईस्वी में किसका शासन था? तो उस समय जो शासन था वो आपका इल्तुतमिश का था, इसलिए इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का चलाया था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो था जो पहली बार जो शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश था, बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या सभी था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो यहाँ पर आपका जो है शासक वो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का चलाया, वो आपका था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? तो वो राजधानी बनाने वाला कौन था? आपका इल्तुतमिश ही था, जो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? पूछा गया है। और देखिए MPVI प्रश्न, और ये अब तक आपका JSSC या झारखंड में जो भी परीक्षा वाला देखिएगा तो अब तक 5 से ज़्यादा बार
आ चुका है। तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थे? तो वो आपका थे देखिए रजिया सुल्तान। और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हम तो देखिए आपको बोलेंगे कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में किसी भी एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहे हो, यदि आपको यहाँ पर 101% सफलता पाना है तो आप जेसीईआरटी या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 10th तक 12th तक का आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स है, और यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको 101% सफलता मिल जाएगा। तो आप सभी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ से कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान। यानी कम पढ़कर आप ज़्यादा चाहते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं, लेकिन उससे भिड़ता उड़ता कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जो आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा हाथ का लिखा हुआ जेसीईआरटी नोट्स का, तो यहाँ से 100% भिड़ेगा, ठीक है। तो आप यहीं से जो है नोट्स लेकर के पढ़ लीजिएगा। गुलाम वंश का कौन सा शासक लौह व रक्त की नीति अपनाया? ठीक है, लौह और रक्त की नीति कौन सा अपनाया था? तो ये भी प्रश्न एमबीबीआई आपका है। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो वो जो गुलाम वंश का शासक था वो यहाँ पर बलबन। किसने अपनाया था? बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाया था। ईरानी त्यौहार नैरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? ईरानी नैरोज त्यौहार जो झरोखा था वो किसने मनाना शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सभी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बलबन। बलबन ने नैरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था। सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी। तो इसका राइट आंसर बलबन। सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की था? तो बलबन ने किया था। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ यहाँ पर? ठीक है, गुलाम वंश की जब समाप्ति हो गई तो कौन सा वंश आया? तो देखिए गुलाम वंश अभी आपको बताए थे जी के, तो जी से गुलाम वंश था, और के में केएच बताए थे, ख याद रखिएगा, क से खिलजी वंश। यानी गुलाम वंश के बाद कौन सा शासक आया? खिलजी वंश आया दूसरे नंबर पर, इसीलिए आपको ट्रिक भी दे देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद किस वंश के शासन का हुआ? खिलजी वंश का हुआ। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? महमूद खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद इमरान खिलजी, या सभी। ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन हुआ? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से 1296, 1285 से 1326, 1275 से 1285 ईस्वी तक कब तक रहा? तो इसका शासनकाल जो है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? ये भी एमबीबीआई प्रश्न है, ये आपका झारखंड में 3 बार पूछ दिया गया है, सभी एग्जाम को मिला करके आप देखिएगा। तो ठीक है, तो सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, या इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के दागने और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, या कोई नहीं। देखिए ये अलाई दरवाजा जो है अभी तक 3 बार आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो अलाई दरवाजा याद रखिएगा, अलाई ऐसे से याद रखिएगा, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किस तरह याद रखिएगा बता दें। कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काट लेने का आदेश किसने दिया? बहुत एमबीबीआई प्रश्न अब तक पूछे गए प्रश्नों में से 2 बार पूछ दिए गए हैं कि कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन बर्री ने, बलबन ने, या इल्तुतमिश ने। किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नियम अपनाया था, जिसके बाद जो है बाजार व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी। अब कोई भी लोग जो है यहाँ पर डंडमारी नहीं करता था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए अभी जी के, ठीक है, जी के और तुम्हारा, ठीक है, जी के तुम्हारा। तो जी से हो गया गुलाम वंश, के हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक में क्या नाम आएगा? गयासुद्दीन तुगलक है संस्थापक। दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दौलताबाद, गयासुद्दीन तुगलक, या बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ना, गयासुद्दीन तुगलक। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री यबन तुतुता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन जो है किस पुस्तक में किया गया है? रेहला, हेपरा, छतरपुर, लहेरा, किस में किया गया है? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का जो जानकारी दिया गया है वो रेहला नामक पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, किसमें? रेहला नामक पुस्तक में दिया गया है। फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बनाया? फिरोजाबाद एवं जौनपुर शहर को किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ठीक है, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो याद रखिएगा फिरोजाबाद, यही लिखा हुआ है ना, फिरोजाबाद। अब फिरो, ये फिरो में ज लगा दीजिएगा, तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोजाबाद यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। अगला है, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया आपको बताना है। ठीक है, तो जी के, तुम्हारा, शायद। तो जी से हो गया गुलाम वंश, के से हो गया खिलजी वंश, तुम्हारा में तू से तुगलक वंश, और शायद में सैयद वंश होता है, शायद से सैयद वंश होता है। तो सैयद वंश का हुआ, कौन हुआ? सैयद वंश। तो तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? सैयद वंश। इसका राइट आंसर सी हो गया। सैयद वंश का स्थापना किसने किया? याद रखिएगा। ठीक है, सैयद वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या खिलजी का? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और यहाँ पर तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अब बच गया एक खिरिज खा, तो यही सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरिज खा। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश? तो जीके हो गया, तुम्हारा हो गया, शायद हो गया, और लो हो गया। ठीक है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लास्ट होता है लोधी वंश। तो सैयद वंश के बाद किसका आया? लोधी वंश का आया। तो सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। तो देखिए शासन वाला जरूर एक प्रश्न पूछ दिया जाता है या उसको सजा के भी दिया जाता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में अंतिम शासक कौन वंश का था? ठीक है, अंतिम शासक कौन वंश का था? तो अंतिम में आपका लो हो गया, लो मतलब यहाँ पर लोधी वंश हो गया। अंतिम कौन हो गया? लोधी वंश हो गया। तो लोधी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का स्थापना किसने किया? लोधी वंश का स्थापना किसने किया? तो लोधी वंश का स्थापना जो है यहाँ पर बहलोल लोधी ने किया। किसने किया? बहलोल लोधी ने। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में किसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? सिकंदर शाह लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या कोई नहीं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक समय तक जो शासन किया वो आपका बहलोल लोधी ने किया। और कितने वर्षों तक शासन किया? तो 38 वर्षों तक शासन किया। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? ईशान खान, परवरिश खान, निजाम खान या कोई नहीं? तो सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो आपका निजाम खान था। क्या था? निजाम खान। भूमि की माप के लिए गज या सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप किसने प्रारंभ किया? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन? किसने किया भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी? किसने किया? तो सिकंदरी है इसलिए सिकंदर लोधी हो जाएगा। सिकंदरी है तो सिकंदर लोधी होगा। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर शाह लोधी। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन? ठीक है, तो आगरा शहर का स्थापना जो है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या इल्तुतमिश? कौन था? सिकंदर लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी हुआ। इसी के साथ जो हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और वहां पर इसकी हार होता है, और उसके बाद जो होता है किसका नींव डाला जाता है? मुगल काल का नींव होता है, और यहाँ पर से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो अंतिम यही था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ? तभी आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में इसकी समाप्ति हुई थी। और दिल्ली वंश का अंतिम शासक कौन था उस समय? इब्राहिम लोधी था, जिसके साथ बाबर का युद्ध हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम लोधी की बुरी तरह से हार हुई और बाबर जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हटा करके अपना मुगल काल का नींव डाला था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस नए राजवंश का उदय हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या मुगल वंश? तो अभी देखिए आपको मुगल वंश का प्रारंभ हुआ, क्योंकि मुगल वंश का ही यहाँ पर शासक था बाबर, और बाबर के साथ ही जो युद्ध हुआ था यहाँ पर आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इब्राहिम लोधी की इसमें हार हुई और बाबर ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्ति करके
जो है आपका मुगल वंश का नींव डाला था। ठीक है, चलिए किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो गया? देखिए यही प्रश्न आ गया है, ये भी आया हुआ था। तेराइन का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानी का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ ही जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी और यहाँ पर गुलाम वंश का नींव डलाया था, बाबर ने डाला था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और बाबर के बीच, जहांगीर और हुमायूं के बीच, कोई नहीं। तो ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर का जीत हुआ और बाबर ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हटा करके मुगल वंश का नींव डाला था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा किसी तरह का पेपर और प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो हैंड रिटेन नोट्स है या जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो हैंड रिटेन नोट्स है उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब झारखंड में चाहे झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इसको लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।